नमस्कार दोस्तों। तो हम आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत हुए हैं एनईपी का पार्ट सेकंड लेके, यानी कि स्कूल एजुकेशन लेके। हमने आपको पहले पार्ट में जो बताया वो था हायर एजुकेशन। उसके बारे में हमने आपको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया था और सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, स्नेह देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही आशा करेंगे कि आप स्कूल एजुकेशन भी बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझ जाएं हमारे द्वारा। अब आप अपना परिचय दीजिए। सभी को वंदे मातरम। जैसा आपके द्वारा बताया गया है कि हम लोग आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भाग 2 को प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें स्कूली शिक्षा में किस तरह से प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से नए स्वरूपों को डालने का प्रयास किया गया है और उसको किस तरह से कब क्रियान्वित करना है उसको आपको प्रस्तुत करेंगे। धैर्य आप बताएंगे किस तरह से इसको तो निर्धारित किया गया। सबसे पहला पॉइंट जी, हमारा जो अभी तक का स्कूली शिक्षा थी वो 10+2 थी जी। अब उसको परिवर्तित करके हाँ। अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। जी, तो आप इसमें बताएंगे इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा। फर्स्ट 5 में उसको डिवाइड किया है +3+2 में। 3 में आएगा प्री नर्सरी, नर्सरी एंड किंडरगार्टन, है ना। और फिर अगेन +2 में आएगा क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। अगेन +3 में आएगा क्लास 3rd to 5th। अगेन +3 में आएगा 6 to 8th एंड लास्ट में आएगा +4 में क्लास 9 to 12 तक का। इसमें ये डिवीजन कर दिया गया है जी। और अब क्लास 9th के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि क्लास 9th के बाद बच्चा अपना मनपसंद सब्जेक्ट चॉइस कर सके और वो अपनी रुचि को आगे बढ़ा सके। जी, इसमें आप बताएंगे कि जैसा आपके द्वारा बताया गया है कि 10+2 को बदल दिया गया है, उसमें इस तरह से 5+3+3+4 को बनाया गया है। बहुत अच्छा। इसमें आप बताएंगे कि स्कूली शिक्षा में सेमेस्टर सिस्टम को बनाया गया है। हाँ, स्कूली शिक्षा में अब सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाएगा जी। और उसके पश्चात इसमें एग्जाम में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं कि एक सेमेस्टर में सब्जेक्टिव टाइप होगा और एक सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन जैसे यूपीएससी में देखते आ रहे हैं, प्री में एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और मेन में सब्जेक्टिव टाइप होता है। हाँ, मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव टाइप होता है। इस तरह से एक सेमेस्टर में सब्जेक्टिव एंड एक सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव। और इसके साथ साथ सबसे मेजर पॉइंट की अब एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स हम देखते आ रहे, जैसे कोई यूपीएससी एक्सपीरियंट होता है ना, तो उसको पहले तो क्लास 6 से 12 तक की स्कूली शिक्षा को पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़नी पड़ती है। स्कूल शिक्षा ठीक है, पर एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है ताकि वो उसका बेसिक नॉलेज तैयार हो सके, बेसिक एक ढांचा तैयार हो सके बेसिक्स का, है ना। इसलिए वो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ता है। मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत वाइड है एंड एकदम कंसेप्चुअल है, इसलिए एनसीईआरटी को महत्व दी जाएगी। इसमें 9 से कक्षा 12 तक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम को क्या इसमें प्रावधान है? मैंने बता दिया है पहले, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम में बच्चा 9 से क्लास 12 तक, क्लास 9 के बाद ही वो बच्चा अपने विषय चुन सकता है। अब शायद तक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस जैसा कुछ चीज रहे ना, क्योंकि उसमें क्या होगा कि बच्चा एक आर्ट्स का एक सब्जेक्ट, साइंस का एक सब्जेक्ट, जिसमें उसको जिसमें रुचि हो वो चॉइस कर सकता है। और इसको बोला भी जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी पेडागोजी भी बोल सकते हैं। और ये बच्चा वहाँ से अपने सब्जेक्ट, अपन पहले 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट लेते थे, इस तरह से अब 9 से कर दिया गया है, ताकि ये बच्चा 4 साल उसमें ही पर्टिकुलर पढ़ाई करे। क्योंकि अपन 9th 10th में देखते थे कि बच्चा उसका मन नहीं करता था, तब भी उसको सोशल साइंस, फिजिक्स, मतलब जिसमें रुचि नहीं हो वो भी पढ़ना पड़ता था। इस तरह से अब वो 9 से 12th में वो अपना सब्जेक्ट चॉइस करके पढ़ सकता है। इसमें बोर्ड परीक्षा में भी कुछ संशोधन और प्रावधान निर्धारित किया गया है। अब बोर्ड परीक्षा, अब पहले तो सबसे पहले तो 5वीं 8वीं को बोर्ड हटा दिया गया है और अब ओनली 10th और 12th में ही बोर्ड रहेंगे।
और बोर्ड एग्जाम देने के आपको 2 चांसेस अवसर दिए जाएंगे। इसमें आपको फायदा मिलेगा, अगर एक बार कम मार्क्स आए तो आप दूसरी बार बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, है ना। जी। उसके बाद उसके पश्चात अब न्यूमेरिकल पावर बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? अप टू क्लास 3rd तक एक बच्चे को न्यूमेरिकली स्ट्रांग बनाना है, जी। ताकि वो बच्चा आगे जाके लॉजिकली डेवलप हो, उसका माइंड लॉजिकली काम करे, उसका माइंड फास्ट काम करे, और उसको मिनिमम लिटरेट करना है, ताकि वो बेसिक से बेसिक नॉलेज अप टू क्लास 3rd तक उसको दिया जा सके। इसलिए उसको न्यूमेरिकली स्ट्रांग और मिनिमम लिटरेट करना है क्लास 3rd तक। जी। स्कूली शिक्षा में आप बताएंगे क्या वोकेशन ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रावधान किया गया है? वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को, ये कब से किया गया है? क्लास 6 के बाद। क्लास 6 के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, आवश्यक कर दिया गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें उसको वो समर ब्रेक में एज अ इंटर्नशिप अपनी इंटर्नशिप कर सकता है, ताकि वो पेंटिंग में फॉर एग्जांपल स्विमिंग कर सकता है, डांसिंग, है ना। मतलब इस तरह से वो बच्चा अपनी जिस फील्ड में उसको रुचि है वो चीज कर सकता है। अच्छा, इसमें कंपलसरी कोडिंग का क्या प्रावधान? कोडिंग का प्रावधान किया गया है जी। क्लास 6 के बाद, क्लास 6 से उसको कोडिंग करना अति आवश्यक है। कोडिंग मतलब उसके बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक उसको कंप्यूटर का सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ एल्स कंडीशन, वाइल लूप वगैरह, उसको बेसिक कंडीशन सीखनी पड़ेगी, ताकि कोडिंग में हम जैसे देखते आ रहे, जैसे बहुत सारे देशों में क्लास 6 से कोडिंग कंपलसरी है, इसलिए वो देश शायद बहुत ज़्यादा डेवलप है आज के शुरू से ही ऑनलाइन क्या चीज़ है, ऐसी सारी चीजें वो सिखाई टेक्निकली कोडिंग, टेक्निकली उसको डेवलप कर दिया जाएगा, ताकि कोडिंग से उसका माइंड लॉजिकली डेवलप होगा। इसलिए मिनिमम क्लास 3rd तक मैंने आपको पहले बताया कि उसको न्यूमेरिकली उसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो क्लास 6 में आके कोडिंग कर सके, और कोडिंग मतलब कोडिंग का बेसिक सीख सके। इसमें आप मुझे बताएंगे क्या या समझाएंगे कि इसमें 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस का क्या? ये 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट है। उसमें क्या होगा कि बच्चे की हर तरह की एक्टिविटी पे निगरानी रखी जाएगी। अब फॉर एग्जांपल उसका एकेडमिक, उसका प्रैक्टिकल, उसका बिहेवियर, उसका मतलब उसका रहन सहन, उसका सब कुछ पूर्ण रूप से देखा जाएगा। इसलिए इसको 360 डिग्री बोला गया, क्योंकि 360 डिग्री से बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा चारों तरफ से। बच्चे को मतलब एक पूर्ण रूप से डेवलप करना है, और अपन मतलब उसमें हर चीज़ के मार्क्स होंगे। बच्चों को यूँ नहीं लगेगा कि नहीं यार ये मैं मतलब बेफिजुल कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को उसके मार्क्स मिलेंगे। जैसे अपन देखते हैं इंडिया में कोई बेफिजुल कुछ काम करता ही नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब होगा तभी वो काम करेगा। इसलिए सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि इसके भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, सारी चीजों को जोड़ा है, ताकि बच्चा इंटरेस्ट से कर सके। बिकॉज अपना मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई होती है अपने इंडिया में, अभी तक देखी जा रही है सीखने के पर्पज से बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं। इसलिए मार्क्स को यहाँ पे बोला गया है कि मार्क्स को साथ में रखा गया है। बहुत बढ़िया। आप बताएंगे क्या इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा में क्या प्रावधान किया गया है? जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हैं यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रेन है, उनको क्या किया जाएगा, उनको जो जिस फील्ड में वो रुचि रखते हैं उस फील्ड में उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो उस फील्ड में अच्छे बने और अपना निरंतर योगदान दे सके उस फील्ड में। इसलिए फॉर एग्जांपल अगर कोई पेंटिंग में अच्छा है तो उसको पेंटिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी स्कूल वालों को लेनी होगी। स्कूल वाले पर्टिकुलरली जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन है या एक्स्ट्रा टैलेंटेड चिल्ड्रेन है उनको पकड़ के मोटिवेट कर सके, ताकि यस आप करो, इस फील्ड में आपको रुचि है तो आप आगे बढ़ो। उनको पुश किया जाएगा कि आपको रुचि है तो आप करो, कोई मतलब इसमें रोक टोक नहीं रहेगी। और आपका सिलेबस भी कम किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस इसलिए कम करेंगे क्योंकि बच्चे को प्रैक्टिकल बेस्ड और एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे फोकस किया जाए, इसलिए सिलेबस कम किया जाएगा। जी। आप बताएंगे क्या, जैसे रीजनल उसमें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी फ्रॉम क्लास 1 to 5th। क्लास 1 to 5 तक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट है तो उसको क्लास 1 to 5 मराठी में पढ़ाई जाएगी। कोई गुजरात का है तो उसको गुजराती में पढ़ाई जाएगी, ताकि उसको वहाँ का आर्ट एंड कल्चर
समझ उसको वहाँ का सके। रहन सहन, उसको वहाँ की लैंग्वेज, उस बच्चे को सब वहाँ का उसको मालूम चल सके, इसलिए और अपने मन में उसको उस जगह के प्रति इम्पोर्टेंस बढ़े, सही। इसलिए रीजनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अगर ये चीज़ कंपलसरी करी है या नहीं करी है, उसका ऑप्शनल है या फिर हमको अभी तक इसका अभी इसका मतलब प्रावधान रखा क्लैरिफाई गया है। प्रावधान रखा गया है, बिकॉज अगर इसको कंपलसरी करा हाँ, तो अप्लाई कैसे करना है इसको? तो इसकी प्रॉब्लम दिल्ली जैसे स्टेट में आएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टेट के अलग-अलग बच्चे, कल्चर के रीजनल के आते हैं। बच्चे हाँ। वहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं और उनको मतलब कौन सी भाषा में पढ़ना है उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको ऑप्शनल है या कंपलसरी अभी तक हाँ, क्लैरिफाई ये नहीं किया इसके गया, प्रावधान में शामिल किया गया है। इसको अप्लाई कैसे करना है उसका भी कुछ निर्धारित वो नहीं बताया गया, निर्धारित मापदंड नहीं किया गया। जी। और इसके अलावा क्लास 1 अप टू 8 तक आपको इंग्लिश ऑप्शनल करी जाएगी। हाँ। आपको इंग्लिश पढ़नी हो तो पढ़ें, इज द प्रोफेशनल लैंग्वेज पढ़ी जाएगी, आपको पढ़ सकते, आपको पढ़नी है तो पढ़ें, कंपलसरी नहीं है। और उसके पश्चात सबसे मेजर पॉइंट, हमारी सभ्यता की एक भाषा कौन सी, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। जिसमें अपने सारे वेद हैं। वैसे भी धैर्य बताया गया है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। हाँ, जननी है, क्योंकि अपन देखते हैं कि अपन मातृ शब्द मदर मात्र से आया हुआ है, इस तरह से है ना, इस तरह से अपन देखते हैं कि ये यहाँ तक कि संस्कृत, भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो भी संस्कृत भाषा के उससे हुई थी। हाँ, इसलिए संस्कृत को अब हायर एजुकेशन में भी आपको ऐड करा गया है। वहाँ पे आप ऑप्शनल, एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत को ले सकते हैं इन अ 3 लैंग्वेज प्रोग्राम। 3 लैंग्वेज में आप एज अ संस्कृत को अपनी भाषा, अगर आपको रुचि है तो उसको ले सकते हैं। जी, आप थोड़ा और इसमें चर्चा करेंगे कि स्कूली शिक्षा में परख एक सेंटर बनाया गया है, हाँ, उसके बारे में आप बताएंगे। परख एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है, परख जी। नाम करके। जी। परख की फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जी। बच्चे का समग्र विकास करने के लिए ये बच्चे का परफॉर्मेंस, पहले तो उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके ऊपर प्रस्तुतिकरण देखा जाएगा। उसके ऊपर असेसमेंट किया जाएगा कि वो जी। किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या क्या कमी, फिर उसका रिव्यू लिया जाएगा कि उसमें क्या क्या कमी है, वो किस तरह से डेवलप कर सकता है, एंड एनालिसिस किया जाएगा कि मतलब इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना है, उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा। इसलिए से मतलब उसको पूरा का पूरा होलिस्टिक डेवलप किया जाएगा, 360 डिग्री ना, समग्र विकास किया जाएगा। परख नाम के हाँ, सेंटर। परख, हाँ, अब आप नाम से परख करना। हाँ, परख किसी भी परख चीज़ की करना, परख परख करना नाम से स्पेसिफाई हो रहा है। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसलिए परख नाम दिया गया है इसका। आपको ज्ञात होगा कि जैसे इस तरह से हायर एजुकेशन में सतत पोषणीय विकास हाँ, बनाया वहाँ पे गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, इसमें वहाँ पे थोड़ा सा से- उसका लेवल अप था। उसमें क्या था कि उसको बच्चों को पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी थी, पर्सनालिटी उसको, को भी हाँ, ध्यान में पर्सनालिटी रखना को है। भी, इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है हाँ, इसमें, क्योंकि ये क्योंकि स्कूली आधार पर एज बनाई वाइज गई है, बच्चे इस मैच्योर है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता देखना है, पड़ता है। इसलिए। जी। और उसके अलावा अब जो बुक प्रमोशन जी हाँ, पॉलिसी डिजिटल की गई है, लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी को प्रमोट किया जाएगा। मतलब कोई बच्चा है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जी। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बुक खरीद सके, हाँ, और इसलिए क्षेत्र का भी अभाव है, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं बिल्कुल, नहीं मिलती। इसलिए उसको बुक्स प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन। जी। वो ऑनलाइन बुक मतलब ऑनलाइन वहाँ से PDF लेके वो तैयार कर सकता है बुक्स, मतलब अपनी तैयारी कर सकता है और उसको बुक्स इजीली कन्वे कराया हाँ, जाएगी सरकार द्वारा, सुविधा मिल सके हाँ, उसको। सुविधा मिलेगी। जी। और ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का दूसरा पार्ट था, स्कूली एजुकेशन स्कूली शिक्षा। शिक्षा। इसमें हम आपको सबसे इजी लैंग्वेज समझाया, जितना हो सका उतना इजी लैंग्वेज समझाया, और कुछ पार्ट छूट भी गया हो तो उसके लिए माफ़ी। और अगर कुछ और ये इनोवेटिव कार्य किया था, गया है आपके बिकॉज हम अपन देखते हैं कि अगर 2 लोग इंटरेक्ट कर रहे हो तो तीसरी पार्टी या कि सहजता से समझ थर्ड सकती पर्सन है। को हाँ, समझ में जल्दी आता जल्दी है। आता है। एक आदमी अगर कन्वे करे तो उसको समझना थोड़ा और उसको मुश्किल होता ऐसा है। लगता है, जैसा आपको हम बताएं कि जैसे किसी तरह को हम किसी बस सुन रहे हैं उस चीज को हाँ, भाषण के और रूप में। अगर कोई लेकिन ये दो, संवाद हाँ, किया गया है। अगर 2 व्यक्ति कोई बैठ के संवाद करते हैं जी। तो तीसरे व्यक्ति को समझना में थोड़ी आसानी हो होती जाती है, और इसलिए सहजता हमने से ये वो- एक इनोवेटिव कार्य किया। और इसके ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।